अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर सोबिया। आज मैं आपसे मोस्ट कॉमन हैंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि काफ़ी लोगों को अफेक्ट करती है। ट्रिगर फिंगर, यस, ट्रिगर फिंगर। तो इस जर्नी में हमें ज्वाइन कीजिए ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि ट्रिगर फिंगर है क्या, उसके कॉजेज़ एंड फिज़िकल थेरेपी क्या रोल प्ले करती है इसके ट्रीटमेंट में। आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी, causes, symptoms and treatment. Now what it is? ट्रिगर फिंगर को स्टेनोजिंग टीनोसाइनोवाइटिस भी कहते हैं। स्टेनोजिंग मीन्स स्टेनोसिस, किसी भी जगह का नेरो हो जाना स्टेनोसिस कहलाता है। एंड टीनोसाइनोवाइटिस जैसे कि नाम से जाहिर है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये वो कंडीशन होती है जिसमें फिंगर्स की जो फ्लेक्सर टेंडन है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जब हम अपनी फिंगर को बेंड कर रहे होते हैं या स्ट्रेट कर रहे होते हैं तो उसी पोजीशन के अंदर फिंगर लॉकिंग में चली जाती है। अब लॉकिंग में क्यों जाती है और ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लॉक हो जाती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। सो लेट्स मूव ऑन द पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी एनाटमी देख लेते हैं। नॉर्मली फ्लेक्सर टेंडन प्रोटेक्टिव कवरिंग में होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। फ्लेक्सर टेंडन जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में कवर हुआ होता है, इसे टेंडन शीट या साइनोवियल शीट कहते हैं। ये टेंडन शीट या साइनोवियल शीट के ऊपर लाइनिंग हुई होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन की, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। नॉर्मली ट्रिगर फिंगर कंडीशन वहाँ से शुरू हो जाती है जब साइनोवियल मेम्ब्रेन में कोई इरिटेशन हो या इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए। कॉज इज डेट रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट से, जैसे कि ग्रैस्पिंग ऑफ टूल से या टाइपिंग है या एक्सटेंसिवली कीबोर्ड यूज़ करते हैं जिसमें से हम हमारी हैंड की या फिंगर्स की रिपीटेटिव मूवमेंट होती है, जिस वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन इरिटेट होती है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं जैसे कि डायबिटीज़ या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन मजीद साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करने शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उस फिंगर के एरिया में स्वेलिंग हो जाती है और साइनोवियल मेम्ब्रेन थिक हो जाती है। थिक होने की वजह से जो टेंडन की जो जगह थी मूव करने की वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम फिंगर को बेंड या स्ट्रेट करते हैं तो वो लॉक हो जाता है क्योंकि वो वहाँ फंस जाता है। कैचिंग और लॉकिंग होने की वजह से वहाँ मज़ीद साइनोवियल मेम्ब्रेन इरिटेट होती है और सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल ऑफ इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट कर देती है अगर उसे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, अगर सीवियर केसेस हो जाएं तो नोड्यूल्स और बम्प भी बन जाते हैं फ्लेक्सर टेंडन पे। कॉजेज़ कॉजेज़ जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन को इरिटेट कर रही हो, जैसे कि रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट, ग्रास्पिंग ऑफ टूल्स, एक्सटेंसिवली यूज ऑफ कीबोर्ड and underlying medical conditions like diabetes and rheumatoid arthritis. Symptoms, common symptoms जिसकी वजह से पेशेंट क्लिनिक की तरफ भागता है, रश करता है। यस, इट इज़ पेन। पेन के बिना पेशेंट कभी भी डॉक्टर के पास नहीं आता। स्टिफनेस होती है, फिंगर मूव नहीं कर पाती इजीली। पॉपिंग और क्लिकिंग सेंसेशन, पॉपिंग और क्लिकिंग सेंसेशन ईयर साउंड्स आते हैं फिंगर में से, जैसे कि ईयर पास हो रही हो जब हम अफेक्टेड फिंगर को मूव करते हैं। सीवियर केसेस में फिंगर बेंड या स्ट्रेट पोजीशन में लॉक हो जाती है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में डायग्नोसिस ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट देने से पहले डायग्नोसिस ज़रूरी है। सो डायग्नोसिस जो होता है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन पर डिपेंड करता है। हम पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद इमेजिंग टेस्ट करवाए जाते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, ताकि हम डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकें। ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन की सीवियरिटी पर। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे इसमें। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वही ट्रीटमेंट होता है जो पेशेंट घर से लेकर आया हुआ होता है। मोस्टली पेशेंट घर से लेकर आए हुए होते हैं, जब दर्द नहीं जाता तो वो फिर रश करते हैं क्लिनिक की तरफ। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम पेशेंट के पेन को रेस्ट से स्प्लिंटिंग के थ्रू और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन के थ्रू मैनेज करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ हम फिज़िकल थेरेपी करते हैं, एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस देते हैं पेशेंट की फिंगर को ताकि फिंगर मोबिलिटी इंप्रूव हो सके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन अफेक्टेड एरिया में दिए जाते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो सके और उस फिंगर को रिलीफ मिल सके। सर्जरी, अगर पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिल रहा और पेन मुसलसल है और कंडीशन मज़ीद सीवियर होती जा रही है, पेन नहीं जा रहा, तो फिर पेशेंट को सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें सर्जरी करके हम जहाँ पे टेंडन शीट में टेंडन फंसा हुआ होता है उसे रिलीज़ करते हैं। फाइनली रिकवरी देख लेते हैं। रिकवरी जो होती है वो ट्रीटमेंट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं पेशेंट पर, उस पर डिपेंड करती है। अगर हम पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो फ्यू वीक्स में ठीक हो जाएगा। अगर हम पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उसको महीनों लगते हैं। नाउ इन लास्ट हम प्रिवेंशन डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रिगर फिंगर को कैसे होने से प्रिवेंट किया जाए या रिकरेंस ना हो कैसे रिड्यूस किया जाए जब एक दफ़ा हो गया है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रिपीटेटिव हैंड मोशंस जो कर रहे हैं वो ना करें, उसको अवॉइड करें। कोई भी ऐसा काम अगर हमारा डेली रूटीन में है तो हम उस काम के दौरान जो है वो ब्रेक्स ले लें उस एक्टिविटी के दौरान, ताकि फिंगर पे स्ट्रेन ना पड़े और इसकी वजह से फिंगर की और हैंड की गुड हेल्थ जो होगी वो मेंटेन रहेगी। मैं एक बार फिर बताती चलूँ कि कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो आपने देखा है या सुना है उस पर अमल करने से पहले एक दफ़ा अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर मशवरा कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रिगर फिंगर है और आप उसके सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, उससे एडवाइस लें ताकि वो आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन कर सकें, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट से ही आप लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आप हर न्यू वीडियो से अपडेट रहें, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि उससे मुझे इंकरेजमेंट मिले और मैं मज़ीद इंफॉर्मेटिव कंटेंट को प्रोड्यूस कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।